पेंगे जो के रिस्क को बेहद कम कर दिया। आपको पता है इनकी गाड़ियाँ इतनी रिलायबल है कि प्लांट्स में जानकारी इकट्ठा करने लगे और फैसला किए कि फुल टाइम एक मोटराइज्ड टेक्सटाइल मशीन बनाने पर काम करेंगे। हालांकि उनके पिता इसके फेवर में नहीं थे, फिर भी साक्ची ने लकड़ी के कई लूम बनाए लेकिन कोई भी लूम काम नहीं किया। फिर साल 1890 में साक्ची को टोक्यो में हो रहे एक मशीन एग्जीबिशन में जाने का मौका मिला। वहां देश विदेश की तमाम मशीनें देखकर वह हैरान हो गए और उन्हीं मशीनों के फंक्शंस को बारीकी से समझकर एक वुडन हैंडलूम बनाए और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 24 साल की थी। यह हैंडलूम काम तो कर गई लेकिन इसमें काफी कमियां थी जिन्हें दूर करने के लिए साक्ची ने 6 हैंडलूम के साथ एक छोटी सी टेक्सटाइल फैक्ट्री की शुरुआत की ताकि आगे के रिसर्च के लिए पैसों का इंतजाम किया जा सके। साथ ही अपने हैंडलूम के प्रमोशन और सेल्स के लिए टोशोन नाम से एक कंपनी भी शुरू किए। कुछ पैसे कमाए और अपने हैंडलूम को इम्प्रूव करते गए। फिर साल आया काफी कम कीमत में बेहतरीन कपड़े बनाने वाली इस मशीन ने मिट्स.ac.in पर फंसने पर प्रिंटर का रुकना भी इसी का एक एग्जाम्पल है। हैंडलूम की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसमें धागा खत्म होने पर मशीन रोककर शटल चेंज करना पड़ता था। ऑटोमेटिक शटल चेंजिंग मैकेनिज्म लाकर साक्ची ने इस प्रॉब्लम को भी दूर कर दिया। उसके बाद वह सर्कुलर पावर लूम के साथ कई और मशीनस का भी इन्वेंशन किए लेकिन साल 1910 में जापान में आई इकोनॉमिक मंदी ने उन्हें नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। साक्ची के पास टाइम था कुछ नया एक्सप्लोर करने का, इसलिए उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप का एक टूर प्लान किया। वहां की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन का स्केल देखकर वह हैरान हो गए लेकिन सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुए वहां की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से। खैर वह जापान वापस लौटकर अपने बेटे की चिरों के साथ मिलकर दिया और बेटे की ही चिरों से बोले कि इस पैसे का इस्तेमाल जापान की अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी बनाने में करना। और दोस्तों अब शुरुआत होने वाली थी जापान में ऑटोमोबाइल के एक नए युग की चिरों की उम्र लगभग 36 साल की थी। वह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के फ्यूचर को अच्छी तरह समझते थे लेकिन एक नए सेक्टर में एंटर करने से पहले वह अमेरिका गए और गाड़ियों के प्रोडक्शन को देखकर उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। वापस आकर वह अपनी टेक्सटाइल कंपनी के अंडर ही एक ऑटोमोटिव डिवीजन की शुरुआत किए और 5 साल की बड़ी मेहनत के बाद साल 1935 में अपनी एक ट्रक जीवन और 1936 में अपनी फर्स्ट पैसेंजर कार मॉडल ए को मार्केट में उतार दिए। इन गाड़ियों को से काफी सस्ती थी। दोस्तों जापान एक छोटा सा देश है लेकिन कई वार्स और नेचुरल डिजास्टर्स को झेलने के बाद भी आज जिस मुकाम पर है वह दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है। अगले 10 सालों तक सिक्योर करना चाहते हैं तो जरूरत होगी एक डीमैट अकाउंट की जो आमतौर पर हम ऐसे ब्रोकर के साथ ओपन करना पसंद करेंगे जहां पर अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री होता है। बट इस केस में हम अपने इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड्स पर बहुत सारा ब्रोकरेज पे कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम एम स्टॉक बाय मेराई एसेट के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो डिलीवरी इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ जैसे सभी सेगमेंट के अंदर जीरो ब्रोकरेज का फायदा उठा सकते हैं और इसरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स का फायदा मिलता है सिर्फ 999 के प्लान में। और इसके अलावा एडिशनल 999 का पेमेंट करके आप लाइफ टाइम एमसी चार्जेस से भी छुटकारा पा सकते हैं। एम स्टॉक के साथ आपको वन ऑफ द लोवेस्ट डेली इंटरेस्ट रेट यानी सिर्फ 6.99 पर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिलती है। साथ ही 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट और वॉइस सर्च से अपने फेवरेट स्टॉक को खोजने जैसे कई और बेहतरीन फीचर्स तो यहां आपको मिली जाते हैं। मेराई एसेट 25 इयर्स ओल्ड एक फाइनेंस कंपनी है जो 16 कंट्रीज में अपनी बेहतर न सर्विसेज के लिए जानी जाती है और एम स्टॉक पर हर रोज 49 करोड़ ट्रेड्स, 1300 करोड़ का एमटीएफ बुक और 1 मिलियन से भी ज्यादा यूजर इसके रिलायबिलिटी को दिखाते हैं। तो फिर देर किस बात की, एम स्टॉक के साथ अभी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए और अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करिए। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मिल जाएगा। चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं।
उनके ज्यादातर प्रोडक्शन यूनिट्स बंद करके वर्कर्स को भी निकाल दिया गया था। लेकिन उसी दौरान 1950 में कोरियन वॉर शुरू हो गया और बैटल ग्राउंड से नजदीक होने की वजह से अमेरिका ने को क्राउन के नाम से मार्केट में उतार दिए। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि बर्बाद हो चुके जापान में ना तो लोगों के पास पैसे थे और ना ही रोड की कंडीशन अच्छी थी, इसलिए में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई क्योंकि अमेरिकन्स को यह कार ओवर प्राइड और अंडर पावर लगी थी। तमाम कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने 2 जापानीज कंपनी हा मोटर्स और डाई हसू में स्टेक लिए जो आज करने लगे। लेकिन जब भी लग्जरी कार्स की बात होती थी तो लोग हैं। और दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स कार में दिलचस्पी रखते हैं तो सुप्र के बारे में आप जरूर जानते होंगे। दरअसल सुप्र भी 1978 में ही लॉन्च हो गई थी और आज इसकी 5th जनरेशन मार्केट में है। इस तरह अगर देखा जाए तो 90 आते आते के भीतर ही को टक्कर दे सके और उस गैप को फिल करने के लिए साल 2010 में टोयोटास को लॉन्च किया गया, लेकिन वह भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। उसी दौरान 2017 में है उसके हिसाब से इंडिया में उनकी सेल्स काफी कम है और वजह यह है कि फॉर्च्यून 9 की मशीन को परफेक्ट बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। वह छोटे से छोटे इश्यूज के रूट कॉज को जानने के लिए 5W का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते थे। साक्षी अमेरिका के टूर से वापस आए तब वह समझ गए थे कि अमेरिका अपने पैसे और स्किल्ड मैन पावर की वजह से इतने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन कर पाता है। लेकिन वर्ल्ड वार से बर्बाद जापान के पास ना तो पैसा था और ना ही मैन पावर, लेकिन फिर भी आज टोयोटास ने इसी प्रोसेस को फॉलो करती है। दरअसल पहले कंपनीज फ्यूचर डिमांड के प्रेडिक्शन के हिसाब से कार्स का प्रोडक्शन करके स्टॉक मेंटेन करती थी, जिसमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस, पार्ट्स, रिसोर्सेस और फंड की जरूरत होती थी। लेकिन अगर वह गाड़ी मार्केट में नहीं चली तो उनका सारा स्टॉक बर्बाद हो जाता था। लेकिन जस्ट इन टाइम मॉडल में ऑर्डर मिलने के बाद सिर्फ उतनी ही गाड़ियों का प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन सप्लाई चेन का पूरा सिस्टम इतना एफिशिएंट होता है कि डिलीवरी टाइम काफी कम हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि वाली कंपनी नहीं है उनका अपना एक प्रोसेस है और वह अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। लेकिन कोविड के बाद सोचकर न कार्स पर ज्यादा है। पिछले कई सालों से वह हर साल 1 करोड़ गाड़ियां बेचकर सेल्स के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। अभी टोयोटा.इन एलईएक्स 526